हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला अपने बूढ़े से परेशान थी क्योंकि सरला का बुढ़ा हर समय कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता जिससे सरला को लोग बातें सुनाते थे। अब सरला अपने बूढ़े को सुना ही रही थी कि तभी सरला की पड़ोसन विमला का सरला के घर आना होता है और वो सरला को देखकर कहती है, अरे सरला, क्या बात हो गई जो अपने बूढ़े को ऐसे डांट रही है? अरे विमला, तू तो जानती है मेरे बुढ़े के बारे में, हर रोज कोई न कोई नया कांड करता रहता है और पूछो तो हर बार एक ही बात कहता है, दिल तो अभी बच्चा है। सच कहूँ सरला, तो ये बोलकर बूढ़ा फायदा उठा रहा है। इस उम्र में धड़क है इसके अंदर, कोई बचपना नहीं। क्या बातें चल रही है? मैं भी यहीं बैठा हूँ, जरा तेज बोल लो, मैं भी तो सुनूं। जी भाई साहब, आपके लायक बात नहीं है, होगी तो फिर कभी बताऊंगी। अब ये सब बात हो जाने के बाद विमला अपने साथ लाई कटोरी से मिठाई सरला को देते हुए कहती है, मेरा पोता गोलू के अच्छे नंबर आए हैं, उसी खुशी में ये 2 मिठाई तेरे लिए लाई हूँ और बहू के लिए लाई हूँ। तेरे बूढ़े को डायबिटीज है। राम रे राम, इस बुड्ढे को तनिक भी सब्र नहीं है, ऐसे कर रहा है जैसे सालू का भूखा होगा। और अब की बार शुगर बढ़ा तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल की जगह जिंदा शमशान घाट में डालाऊंगी। क्या तुम भी सरला छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो? आज तो तुम मुमताज लग रही हो। वैसे चलती हूँ, लगता है बूढ़ा रोमांटिक हो रहा है। किशोर की उम्र 55 थी, लेकिन दिल में तो अभी भी उसके बचपना था। एक रोज देर शाम सरला किचन में अपनी बहू के साथ काम कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कांता आती है और सरला को आवाज लगाने लगती है। अब सरला भी कांता की आवाज सुनकर बाहर आती है और कांता से कहती है, अरे कांता, क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई जो तू इतना चिल्लाने लग गई? क्या हुआ? सरला, तू तो ये पूछ कि क्या नहीं हुआ। अच्छा, बता भी दे कि क्या नहीं हुआ। सीधे मुंह ना सही, उल्टा मुंह। तेरा बुढ़ा पार्क में बैठा था, मैं भी अपने पोते को लेकर गई थी, तो तेरा बुढ़ा मुझसे कहता है, आपका पोता तो बड़ा ही प्यारा है। और जैसे ही मैं आगे बढ़ी, मेरी चिंटू की लॉलीपॉप छीनकर खा गया और वो बेचारा आंसुओं से रोया है। माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि उस दिन भी एक दुकान वाले को कह रहे थे, मेरी बीवी पिछले महीने ही छत से गिरकर मर गई, मेरा बेटा मुझे खाने नहीं देता, तो उस दुकान वाले ने पापा जी को बिस्कुट और ना जाने क्या क्या दिया। राम राम, हे प्रभु, इस बुढ़े को 55 के साथ ही आपने बच्चा बना दिया। क्या करूं मैं इसका? कांता बहन, इस बूढ़े की हरकत के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप तो पड़ोसन हो, इसलिए कुछ कह नहीं रही हूँ, दूसरा होता तो छोड़ती नहीं। कांता का ये बोलकर जाना वैसे ही किशोर के घर में एंट्री और कांता किशोर को घूरते हुए जाती है। क्या बात हो गई? ये मुझे किस बात के लिए आंखें दिखाकर गई है? कौन कांता? अरे उसकी आंखें खराब हो गई ना, आपको क्यों नहीं आंखें दिखाएगी वो? आपने कुछ थोड़ी ना किया है। अब सरला कर भी क्या सकती थी, किशोर की आए दिन कोई ना कोई शिकायत कर ही जाता था। अब सरला किचन में काम करने लग जाती है और काम करते हुए अपनी बहू से कहती है, बहू, क्या बुढ़ा इस उम्र में मेंटल तो नहीं हो गया? अभी देखा ना कांता को, देख कैसे बोल रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ जी, अब तो मुझे भी लग रहा है पापा जी इस उम्र में आकर सठिया गए हैं। अब अगले रोज सरला के घर उसकी बहन आती है और सरला अपनी बहन को नाश्ता पानी देती है। तभी किशोर वहाँ आ जाता है और अपनी साली से कहता है, अरे मधु, कब आई? मुझे बता दिया होता, मैं आ जाता लेने। अरे नहीं नहीं जीजा जी, मैं तो राजेश के साथ आई हूँ। क्या बोला? मुझे बता दिया होता मैं ले आता। घर से 2 कदम दूर दुकान है, वहाँ से आज तक कोई सामान तो लाया नहीं गया तुमसे, और तुम कह रहे हो मधु को ले आता? अरे तुम भी बातों पर कहाँ जा रही हो? मेरी सरू, जिस बातों पर जाया करो ना। अरे आप भी ना सबके सामने शुरू हो गए, ना बोला करो, मुझे शर्म आती है। दीदी कुछ भी बोल, अब भी जीजा जी बड़े रोमांटिक हैं। हाँ हाँ मधु, वो तो मैं हूँ। किशोर की हरकतों से सरला परेशान तो थी, लेकिन ये सब उसके बस के बाहर था। किशोर की हरकतों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वो 55 साल की उम्र में पार हो चुका है। और अब सरला और किशोर एक रोज मार्केट के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में चलते हुए किशोर कुछ ना कुछ हरकतें करता हुआ जा रहा था। तभी किशोर अपने आगे चल रही एक औरत को देखकर सरला से कहता है, सरला, तुम जब शादी करके आई थी तो ऐसी ही थी। तुम्हारा चलना और तुम्हारी वो
उम्र याद आ गई मुझे। ये बात तुम अकेले में भी बोल सकते हो, अगर इसने सुन लिया होगा तो तुम तो पक्का पिटोगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? दादा की उम्र का होकर अपनी बहू बेटी की उम्र की लड़कियों को छेड़ रहे हो। और आप बहन जी, आप इनका साथ दे रही हैं। अरे क्या हुआ बहन जी, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई तो दिया था। मेरा बुड्ढा कुछ बोल रहा था क्या करूं बहन, जब से आंखें खराब हुई है ये उसका फायदा ही उठा रहा है। ठरकी कहीं का, अगर अब दोबारा ऐसी हरकत करी ना तो अंदर करवा दूंगी तुझे। सरला, तुम इसे कुछ कहती क्यों नहीं? और तुम अंधी हो? अरे मुझे कभी बताया ही नहीं कुछ। कैसे बताती, तुमने आज तक मुझे कभी देखा है या मेरी फिक्र की है? बहन जी आइए आप, मैं आपको घर छोड़ दूं। नहीं बहन जी, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। अब वो औरत तो चली जाती है, लेकिन इधर किशोर सरला से कहता है, अरे तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही पति को गैर औरत के हाथों पिटवाते हुए? और तुम्हें लज्जा ना आई अपनी बीवी के सामने उस औरत की कमर निहारते हुए? अब मार्केट पहुंचकर सरला और किशोर सब्जी लेते हैं और देर शाम घर लौटते हैं। इधर घर आकर किशोर अपनी बहू से कहता है, बहू एक कप चाय बना दे, थप्पड़ बड़ी जोर की पड़ी है। हाँ बहू, दे दे इस बुढ़े को चाय, पिट कर आ रहा है ये। जैसी आदत है इसकी, रोज किसी न किसी से पिटता ही रहता है। अरे तेरी सास ने ही पिटवाया है। पता भला कोई पत्नी मुसीबत में अपने पति का साथ छोड़ती है क्या? ना जी पापा जी, बल्कि वो तो अपने पति के लिए सती की तरह यमराज से भी लड़ जाएं। अरे बहू नाना, अब का समय सती सावित्री वाला नहीं रहा, बल्कि राखी सावंत का समय है। एक को आने दो, दूसरे को जाने दो। देख रही है बहू, ये कैसी बातें कर रही है इस उम्र में। और मैंने अभी ऐसी बातें की होती तो कहती ठरकी बुड्ढा, चरित्रहीन सब बन जाता मैं। वो तो तुम हो ही, बस मैं तो समय समय पर तुम्हें याद दिला देती हूँ ताकि तुम भूलो ना। ये बातें हो ही रही थी, तभी विमला का आना होता है और वो आते ही सरला को एक कागज पकड़ा कर कहती है, सरला, ये तू सबको पढ़कर सुना, मुझसे तो बोली ही नहीं जा रही है। ये तू क्या बोल रही है? क्या है इसमें ऐसा? मेरी प्यारी विमलू, मैं बहुत समय से तुमसे अपने दिल की बात कहना चाह रहा था, लेकिन आज तक मैं कह नहीं पाया। मुझे तुम में अपनी स्कूल वाली क्रश डिम्पल याद आती है, लेकिन आज भी मैं उसको याद करता हूँ। वो तो मुझे भाव नहीं देती थी, पर अब भगवान ने हमें मिलाने की साजिश की है। क्या हम भी इस साजिश को अंजाम देंगे? क्या तुम मेरे साथ हो इस साजिश में? ये तेरे बूढ़े को 55 की उम्र में इश्क लड़ाने की सूझ रही है। और नीचे लिखता है, बेशक उम्र 55 की है विमलू, लेकिन दिल तो बच्चा ही है जी। माँ जी, ये दिल तो बच्चा है जी वाला गाना गाते रहते हैं सुबह सुबह, तभी तो मैं कहूँ इस गाने से पापा जी को क्या ही लगाव है। बहू सुन, पर्दे की रॉड होगी स्टोर रूम में, जाकर ले आ और एम्बुलेंस को भी फोन कर दे। सही कह रही है तू सरला, ये बूढ़ा इसी लायक है। और तुम्हें अपनी सफाई में 2-4 शब्द कुछ कहने हैं तो बताओ। सरला, ये सब मैंने नहीं लिखा। विमला मुझे मेरा मतलब फंसा रही है मुझे विमला। बहू, इसका खाना पीना बंद कर 4 दिन तक, अपने आप दिल का बच्चा और उम्र 55 साल सब पता चल जाएगा। किशोर अपनी इस उम्र में ऐसी ऐसी हरकतें करने के बाद ही खुद को कहता है, दिल तो बच्चा है जी। काजल अपने ससुराल वालों के साथ खुश थी और एक शाम वो अपने किचन में खाना बना रही थी, तभी उसके कानों तक एक न्यूज की आवाज आती है। दिल्ली में बड़ा पॉल्यूशन, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने हर बार की तरह इस बार भी घोषणा की है कि इस दिवाली पर हर घर दिए होंगे। तो हमारा भी आपसे ये अनुरोध है कि इस दिवाली पर आप भी पटाखे ना जलाएं, बल्कि दियों से अपने घर को रोशन करें। न्यूज की खबर काजल के कानों तक पहुंच जाती है और अपना खाना छोड़कर वो हॉल में आती है, जहां वो अपने पति दीप से बोलती है। वैसे सरकार सही कह रही है और सच बात है कि पटाखों से कितना पोल्यूशन होता है। अच्छा ही किया सरकार ने। काजल, सरकार ने पटाखों पर बैन नहीं लगाया है, और वैसे भी दिवाली एक रात का ही तो त्योहार है, उसमें भी इंसान मजे से पटाखे ना जलाए तो क्या फायदा। लेकिन दिवाली पटाखों का त्योहार नहीं है, बल्कि दीपों का त्योहार है। काजल, तुम पीएम मत बनो यार, और भूख लगी है, खाना लाओ। काजल कुछ नहीं बोलती और किचन में आकर एक बार फिर अपने खाने को बनाना शुरू करती है। कुछ समय बाद काजल का खाना बन जाता है और अब वो सभी के आगे खाने को परोस देती है।
खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। काजल अपने बेड पर बैठी हुई थी, तभी दीप आता है और काजल से कहता है, काजल, तुम यूं इस तरह बेड पर क्यों बैठी हो? कोई बात है क्या? दीप, दिवाली आने वाली है और मैंने जब से ये न्यूज़ सुनी है, साथ ही जब से मैंने ये तुम्हारी बातें सुनी है, तब से मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा है। क्या? यही कि दिवाली पर सभी लोग पटाखों के साथ अपनी दिवाली को मना लेते हैं, लेकिन वो अगले दिन के लिए नहीं सोचते। वो ये नहीं देखते कि अगले दिन कितना पोल्यूशन होता है, साथ ही आंख भी जलती है। उस पोल्यूशन से ना जाने कितनी बीमारियां पनपती हैं। वैसे बात सही है, लेकिन मजे तो पटाखे जलाने में ही है। अगले 2 दिन बाद दिवाली है, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊं। नहीं, मुझे नहीं जाना। आप मम्मी जी को ले जाइए और अपने पटाखे भी ले आना। ठीक है। दीप, पटाखे मत लाना। काजल, एक दिन से कुछ नहीं होता है। और तुम्हें क्या लगता है कि सरकार ने एक बार कहा और पब्लिक मान जाएगी? नहीं काजल, तुम देखना, सब जलाएंगे। इस तरह से अब दीप चुपचाप सो जाता है। साथ ही अब अगले दिन दीप अपनी माँ के साथ मार्केट चला जाता है। तो वहीं अब काजल के दिमाग में तो पॉल्यूशन ही चल रहा था। उसको सोचते हुए वो खुद से बोलती है, मुझे सोसाइटी में बात करनी चाहिए। क्या पता अगर मैं सोसाइटी में बात करूं तो वो लोग मेरी बात सुनकर मेरी बात से अग्री हो जाएं और पटाखे ना जलाएं। यही सही रहेगा। अब क्या था, काजल अपने घर से बाहर भोपू लेकर निकल जाती है और सोसाइटी के बीचों बीच खड़ी होकर भोपू में बोलती है, हर घर दिए से इस बार दिवाली मनाओ। दीपों को जलाकर उस घर में उजाला फैलाओ और दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाओ। उसकी आवाज अब सोसाइटी के हर घर में जाती है और उसकी आवाज से सभी सोसाइटी वाले अपने अपने घर के बाहर आते हैं। और काजल को देख उसकी एक पड़ोसन गुप्ताइन काजल से बोलती है, अरे तू तो सुमित्रा की बहू है ना काजल? हाँ आंटी जी। बहू, कौन सा नारा लगा रही है तू? आंटी जी, मैं चाहती हूँ कि इस दिवाली हम लोग दीपों से दिवाली मनाएं, क्योंकि पटाखों से बहुत नुकसान होते हैं ना। बहू, लगता है हमारे पीएम की आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई है, तभी तो अपना समय बर्बाद कर रही है तू। इन सब में से कोई भी यहाँ बिना पटाखों के नहीं रह सकता। अब हम तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे थोड़ी मानेंगे। पर आंटी जी, आप मना सकती हैं ना। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ बहू, अब तू अपने घर चली जा। इस तरह काजल की बात कोई भी नहीं मानता है और बेचारी मुंह लटकाए घर में चली जाती है। शाम को दीप और सुमित्रा आते हैं, जहाँ गुप्ताइन सुमित्रा को बाहर ही रोक लेती है, लेकिन दीप अंदर आ जाता है और अपनी पत्नी को मुंह लटकाए देख उससे बोलता है, काजल, अब क्या हुआ? तुम मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? मैं काफी समय से देख रहा हूँ, जब से तुमने वो न्यूज़ देखी है तब से तुम उन्हीं के बारे में सोच रही हो। कुछ नहीं हुआ, तुम अपने पटाखे ले आए ना, बस बहुत है। क्या हुआ काजल, क्या बात है? ये क्या बताएगी, मैं तुझे बताती हूँ। ये अपना भोंपू लेकर पूरे सोसाइटी में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी। माँ, क्या बोल रही हैं आप? और क्या, सही बोल रही हूँ। पूछ ले अपनी पत्नी से, अगर तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो। काजल, क्या ये सच है? मैं हमारी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा रही थी दीप, मैं सबको जागरूक कर रही थी कि बस काजल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस नाटक से सब तुम्हारी बात मान जाएंगे और पटाखे कोई नहीं जलाएगा? दिल्ली में अकेले हम ही नहीं है, समझी तुम? इस तरह अब दीप गुस्सा होकर चला जाता है। ऐसे ही अब 2 दिन गुजर जाती हैं। आज दिवाली का दिन था और काजल के पास दिवाली पर पहनने के नए कपड़े नहीं थे। ये देख दीप अपनी पत्नी से बोलता है, काजल, चलो मैं तुम्हें कपड़े दिलाकर आ जाऊं, नहीं तो पूजा का समय हो जाएगा। वैसे भी मेरी तो किसी ने सुनी ही नहीं है, तो अब क्या फायदा। मैं अब से किसी से भी कुछ नहीं बोलूंगी। अब क्या था, काजल और दीप दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। उनको शॉपिंग करते हुए काफी समय हो जाता है, या यूं कहे कि शाम हो जाती है। और जब काजल अपने पति के साथ अपनी सोसाइटी में आती है तो वो देखती है कि कोई भी पटाखे नहीं जला रहा और ना कोई फालतू के उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है। ये देख काजल थोड़ी हैरान होती है। तभी सभी सोसाइटी वाले अपने हाथों में दिए लेकर आते हैं और सभी एक साथ बोलते हैं, सरप्राइज! उन सबको देखकर काजल थोड़ी हैरान होती है। उसको हैरान देखकर सोसाइटी का एक लड़का बोलता है, क्या हुआ भाभी जी, चौंक गई ना हमारा सरप्राइज देखकर?
पर ये सब कैसे? आप लोग तो पटाखे ना जलाने को तैयार नहीं थे ना, तो फिर ये सब कैसे? और हर घर में दीपक कैसे? मैं बताता हूँ। जब मैं तुमसे गुस्सा होकर गया था तब मैं आधी रात को सोसाइटी में आया और सभी के साथ बैठकर मीटिंग करी। गुप्ता आंटी, काजल का कहना बिल्कुल सही है। मैंने जब उसकी आंखों में लोगों के बारे में अच्छी सोच देखी तो मुझे भी लगा कि वो सही है। पर बेटा, हम कैसे रोक सकते हैं किसी को, और इस दिवाली को प्रदूषण मुक्त कैसे बना सकते हैं? माँ, शुरुआत पहले अपने घर से होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की नकल तो दुनिया कर लेती है। मैं दीप भैया की बात से सहमत हूँ और उनके साथ भी हूँ। और मैं भी अपने भैया और भाभी की तरह प्रदूषण मुक्त दीपावली बनाऊंगा और अपनी दिल्ली को पॉल्यूशन से सेव करूंगा। अब क्या था, दीप के साथ साथ अब सभी लोग जुड़ते जा रहे थे और थोड़ी ही देर बाद सभी अपने घरों से पटाखे निकाल कर एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और उन्हें फेंक देते हैं। ये सब देख दीप बोलता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं काजल को नहीं बताना चाहता कि हम लोग उसके साथ हैं या उसकी बात हम लोगों ने मान ली है। मैं चाहता हूँ कि उसको सीधा दिवाली की रात ही पता चले कि उसका मिशन सक्सेसफुल रहा। करना क्या है बेटा, उसने दिवाली की शॉपिंग तो की नहीं है। अब जब उसने शॉपिंग नहीं की तो तू उसको उस दिन शॉपिंग के लिए ले जाना और यहाँ हम तैयारियां कर लेंगे। जब काजल वापस आएगी तो यहाँ पर सब कुछ बदला हुआ देखकर हैरान हो जाएगी। वैसे सुमित्रा बहन का आइडिया बुरा नहीं है। अब सभी लोग एकजुट हो जाते हैं, लेकिन दीप का या सोसाइटी वालों का प्लान काजल को पता ना चल जाए, इसीलिए सभी लोग नॉर्मल बिहेव करने लगे। तो ये थी हमारी प्लानिंग। ये सुनते ही काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सभी का धन्यवाद करती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को बता नहीं सकती कि ये सब देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। मुझे तो लगा था कि मेरा बोलना बेकार ही है, मेरी किसी ने नहीं सुनी है। बहू, ऐसे कैसे नहीं सुनते? तू हमारा भला ही तो चाहती है और तू हम में जागरूकता फैला रही थी, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम तेरी बात माने? सोसाइटी वालों की ये बात सुनकर काजल बहुत खुश होती है और अब वो सभी सोसाइटी वालों के साथ दिवाली का त्योहार खूब अच्छे से मनाती है। काजल काफी खुश थी क्योंकि सभी ने उसको समझा और उसकी बात मानी। अब वो सभी के साथ प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।